मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि लोक प्रशासन की सीरीज हम चला रहे थे और उस पे हमने पद सोपान को समझा था। आज हम लोग पद सोपान और संगठन के सिद्धांत संबंधित एक और सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिस सिद्धांत का नाम है आदेश की एकता, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ, आदेश की एकता और नियंत्रण का क्षेत्र। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो आदेश की एकता क्या होती है, तो आप समझिएगा कि मान लीजिए कि पद सोपान में हमने देखा था कि एक टॉप पर है और उसके अंडर में, उसके अधीन लोग काम कर रहे हैं। मान लो ए जो है टॉप पर है और उसके अधीन लोग काम कर रहे हैं। तो ए को जो अधीन है लोग, उनको आदेश ए ही दे, यानी एक व्यक्ति से ही आदेश प्राप्त हो दूसरे व्यक्ति को। जो भी नीचे का कर्मचारी है वो अपने से उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करे, इसे कहते हैं आदेश की एकता। मान लीजिए अगर कई लोग आदेश देने लगेंगे तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में काम जो है बिगड़ जाएगा। अगर एक व्यक्ति आदेश देता है तो कार्य अच्छे से होता है। मान लीजिए कंपनी में कई बॉस होंगे, मान लो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो एक व्यक्ति को ए ने कुछ कह दिया, बी ने कुछ कह दिया, सी ने कुछ कह दिया, डी ने कुछ कह दिया, तो इससे कार्य बिगड़ेगा। अगर कार्य को सही तरीके से करना है तो आदेश एक व्यक्ति से ही प्राप्त हो, यानी ये कर्मचारी इससे ही आदेश पाए। बहुत सारे लोग उस पर आदेश न दें, उसको आदेश न दे, इसी को कहते हैं आदेश की एकता। अब ये जो सिद्धांत है, इसको हम लोग जब हेनरी फ्योल को पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए समझिए, आदेश की एकता का मतलब होता है, आदेश की एकता से तात्पर्य है कि किसी भी कर्मचारी को उसके निकटतम उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त हो। जो निकटतम हो, यानी जो उसके बिल्कुल ऊपर हो, वही उसको आदेश दे, यानी ए ही आदेश दे। यहां पर ध्यान रखिएगा, निकटतम उच्च अधिकारी, ये कोर पॉइंट है कि निकटतम होना चाहिए उच्च अधिकारी जिससे आदेश प्राप्त हो। आदेश की एकता में एक ही बॉस होगा, जैसा कि मैंने अभी समझाया, जो कि आदेश देगा। तो मुझे लगता है कि आपको आदेश की एकता समझ में आ गया होगा। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि आदेश की एकता से तात्पर्य है कि किसी भी कर्मचारी को उसके निकटतम उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त हो। अब देखिए, अगर पूछ दे कि आदेश की एकता क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं 3 आप याद रखिएगा। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आदेश की एकता किस में आएगा? पद सोपान में आएगा ना। जैसे कि एक होगा, उसके नीचे कुछ लोग होंगे, उसके नीचे कुछ लोग होंगे, ये इसको आदेश देगा, ये इसको आदेश देगा। यानी आदेश की एकता कहां होती है? पद सोपान के अंदर होती है। पद सोपान का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यह पद सोपान से जुड़ा होता है, अर्थात उच्च और अधीनस्थ से संबंधित है। एक उच्च है और एक अधीनस्थ है। उच्च आदेश दे रहा है अपने अधीनस्थ को। दूसरी बात अगर हम देखें कि एक कर्मचारी को आदेश एक जगह से ही प्राप्त होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया कि बहुत सारे लोग आदेश नहीं दे रहे हैं, एक बॉस है जो कि आदेश दे रहा है। इसके कारण कार्य में स्पष्टता आती है। अगर बहुत लोग आदेश देंगे तो उससे कार्य में स्पष्टता नहीं आएगी, कर्मचारी को समझ में ही नहीं आएगा कि उसे आखिर करना क्या है। इसलिए आदेश की एकता का होना आवश्यक है। अब देखिए, अगर प्रश्न आ जाए कि आदेश की एकता क्यों आवश्यक है, तो एक व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसे आदेश एक जगह से ही प्राप्त होता है। अगर आदेश बहुत जगहों से प्राप्त होगा तो व्यक्ति अपने आप में कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको करना क्या है। अगर कार्य में स्पष्टता लानी है तो आदेश को एक जगह से ही आना चाहिए। यही कह रहा है कि एक व्यक्ति को यह पता होता है, उसको मालूम होता है कि उसको क्या करना है। दूसरी बात कि कार्यों में विलंब नहीं होता। बहुत सारे बॉस हो जाएंगे, बहुत जगहों से आदेश आने लगेगा, तो इससे विलंब होगा कार्य। तो आदेश की एकता के कारण कार्यों में विलंब नहीं होता है। कार्यों पर और कर्मचारी पर नियंत्रण रहता है। एक व्यक्ति को पता है कि उसके अधीन जो है वो क्या कर रहा है, अपने अधीनस्थ की पूरी जानकारी रहती है उच्च अधिकारी को। इसलिए कार्यों पर और कर्मचारी पर नियंत्रण रहता है।
इसके अलावा आदेश स्पष्ट होता है और पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यही आपको करना है, और पुनरावृत्ति यानी बार बार कोई चीज नहीं होती कि कोई और आकर कह दिया कि ये काम कर लो, कोई और आकर कह दिया कि ये काम कर लो, यह नहीं होता है। इसलिए आदेश की एकता का होना आवश्यक है। अगला जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा संगठन का अगला सिद्धांत है, वो है नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र समझिए कि एक उच्च अधिकारी है तो उसके अधीन कितने लोग सही तरीके से काम कर सकते हैं। नियंत्रण, एक उच्च अधिकारी कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है, यह कहलाता है नियंत्रण का क्षेत्र। अगर मान लीजिए 3 नंबर में आपसे पूछ दे तो कितने कर्मचारी एक उच्च अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे, यह नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। तो एक उच्च अधिकारी हो गया और उसके अंडर में मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये इस अधिकारी का नियंत्रण क्षेत्र है। ये जो 4 लोग हैं उनको ये नियंत्रित कर रहा है। तो कितने कर्मचारी एक उच्च अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे, यह नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। इसके साथ ही देखिए कि इनको आपने समझा, आप आगे भी समझेंगे। हेनरी फेयोल को उर्विक और ग्रेग्यूनास ने माना कि एक उच्च अधिकारी के अधीन 5 से 6 कर्मचारी होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर एक उच्च अधिकारी है तो वो 5-6 लोगों को ही आदेश दे, तो एक उच्च अधिकारी के अंदर 5-6 होने चाहिए। ऐसा कौन कहता है? तो हेनरी फेयोल कहते हैं, उर्विक कहते हैं और ग्रेग्यूनास कहते हैं। ग्रेग्यूनास ने इसे ध्यान का क्षेत्र, स्पैन ऑफ अटेंशन माना है। स्पैन का मतलब होता है कि ये जो तर्जनी है और जो ये अंगूठा है, इसको अगर हम फैला दें तो ये स्पैन हो गया, इसके बीच की दूरी स्पैन हो गई। यानी कि हमारा ध्यान वहां तक जाए जहां तक जा सकता है। तो इतने ज्यादा कर्मचारी न हो जाए हमारे अधीन कि हम ध्यान ही ना दे पाए। तो ध्यान का क्षेत्र यानी जितने लोगों को आप सही तरीके से देख सकें, वही आपके नियंत्रण के अंदर सही तरीके से होने चाहिए। ये नहीं कि आपके अंडर में मान लीजिए 25-30 लोग आ गए और आपका ध्यान का क्षेत्र ही नहीं है, उनके 4-5 लोगों पर ही आप ध्यान का क्षेत्र है आपका, तो वो भी गलत होगा। इसलिए नियंत्रण का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। अब देखिए कुछ सीमाएं हैं और इस सीमाओं को लूथर गुलिक ने समझाया है। लूथर गुलिक ने कहा कि कार्य के आधार पर यदि सभी के कार्य समान प्रकृति के होंगे तो नियंत्रण सही से होगा। मान लीजिए जो आपके अधीनस्थ काम कर रहे हैं लोग और जो अधिकारी है, वो दोनों के काम अगर समान होंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र आसानी से हो पाएगा। अब मान लीजिए मार्केटिंग वाला है तो उसके नियंत्रण का क्षेत्र मार्केटिंग वाले लोग ही होंगे। अगर कोई और विभाग के लोग आ गए तो वो नियंत्रण का क्षेत्र सही से नहीं होगा। तो इसलिए कार्य जरूरी है, समय। संगठन यदि पुराना होगा तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। इसका कारण यह है कि संगठन अगर पुराना चला रहा है तो लोगों के पास अनुभव है, तो वो अपने नियंत्रण क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। तो अगर संगठन पुराना होगा तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, यानी समय के अनुसार नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ता जाता है। और यदि अधिकारी का सेवा काल अधिक होगा तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। और कोई अधिकारी है अगर उसने भी ज्यादा समय दिया है किसी कंपनी को तो उसका भी नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। तो समय भी एक कारक है। दूसरा स्थान, अगर एक स्थान पर व्यक्ति है तो नियंत्रण अधिक होगा। अगर मान लो भौगोलिक सीमाओं से परे लोग हैं तो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ही जगह पर अगर अधीनस्थ काम कर रहे हैं तो उच्च अधिकारी आसानी से उन पर नियंत्रण रख सकता है। उसके ध्यान का क्षेत्र सीमित हो जाएगा, एक एरिया में हो जाएगा, तो वो आसानी से उसको नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति का व्यक्तित्व, क्या नियंत्रण करने में वो सक्षम है, ये भी नियंत्रण के तत्व हैं, है ना। नियंत्रक के तत्व हैं कि क्या वो नियंत्रित कर सकता है। परिस्थितियां, घर से लड़ाइयां करता हो और क्या ऑफिस में आकर के वो नियंत्रण कर सकता है? नहीं, परिस्थितियां, है ना। तो समय, काल, परिस्थितियां, ये सब नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने 2 सिद्धांत को पढ़ा, एक आदेश की एकता और दूसरा नियंत्रण का क्षेत्र। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।